नमस्कार, आदाब, मैं सुशील। द फील्ड में आज हम बात करेंगे कि सरकार ने जो 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया और मुस्लिम आबादी के बच्चों के लिए, उनके स्किल ट्रेनिंग के लिए, उनके रिसर्च के लिए जो पैसे दिए जाते थे, उसमें जिस हद तक सरकार ने कटौती की, लगभग 38% 38% मतलब 100 में 38 रुपए घटाकर कम कर दिए। इसके असर क्या पड़ेंगे और सरकार का नज़रिया क्या है इस कटौती को लेकर? इसे आप बजट कट कहते रहिए, लेकिन दरअसल यह सरकार का एक तरीके से मुस्लिम आबादी का बैकआउट है। इसे सरकारी बैकआउट आप समझें। आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा भी है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि आज़ादी के दिनों में हम लोग जब गांधी जी संघर्ष कर रहे थे, तो बैकआउट किसका कर रहे थे? वो बैकआउट अंग्रेज़ों का कर रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत का कर रहे थे। हुकूमत कभी अपने नागरिकों का बैकआउट नहीं करती थी, सत्ता कभी अपने नागरिकों का बैकआउट नहीं करती है। ये पहली ऐसी सत्ता है जो अपने नागरिकों का सरकारी तौर पर बैकआउट कर रही है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि आप देख लीजिए। हालांकि बाबरी मस्जिद गिराने के बाद मुसलमानों का राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर बहिष्कार तो किया जा रहा था, बैकआउट किया जा रहा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मजहबी तौर पर भी बहिष्कार किया जा रहा था, बैकआउट किया जा रहा था, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन 2014 में जिस रूप में बीजेपी की सत्ता आई, उसने जो मुस्लिम आबादी को लेकर बहिष्कार की जो नीति अपनाई, वो पहली नीति थी कि लोकसभा, विधानसभा, कहीं पे भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नज़र नहीं आए, और शायद बीजेपी इसमें सफल रही है। आप देख लीजिए, केंद्र में जितने भी मंत्री हैं, प्रधानमंत्री को छोड़ दीजिए, जितने मंत्री हैं, उसमें कोई भी मुस्लिम आबादी से प्रतिनिधित्व करता हुआ नज़र नहीं आएगा। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है या अल्पसंख्यकों को लेकर जो मंत्रालय बनाया गया है, उसमें भी आप पाएंगे कि कैबिनेट मिनिस्टर जो मुख्तार अब्बास नकवी थे अब नहीं है, उनकी जगह स्मृति ईरानी ने ले लिया है। तो इसे क्यों नहीं हम कहें कि सरकार ने घोषित तौर पर मुस्लिम आबादी को बैकआउट करना शुरू कर दिया है सरकारी तौर पर, उसकी वजह है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में आप देखिए, 2014 के बाद मुस्लिम आबादी को लेकर जो नया प्रयोग शुरू हुआ, वो जिस प्रयोग को बीजेपी ने शुरू किया या बीजेपी से जुड़े जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है या विश्व हिंदू परिषद है या बजरंग दल है, इन सब ने एक जो नया प्रयोग चालू किया, वह नया प्रयोग यह है कि मुसलमानों को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक तौर पे कितना कमज़ोर किया जाए। और जब आप आर्थिक तौर पे कमज़ोर करेंगे, शैक्षणिक तौर पर कमज़ोर करेंगे, तो सामाजिक तौर पर वो अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे और समाज की मुख्यधारा से हटकर अलग हो जाएंगे या मुख्यधारा से हाथ और भी पीछे ढकेलने की कोशिश है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जनवरी 2023 को दिल्ली में कहा था कि हमें मुस्लिम आबादी से बात करनी चाहिए, मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनके नज़दीक जाना चाहिए। ये भुलावे में आप नहीं रहिएगा। उसकी वजह है कि जो सत्ता कह रही है और जो कर रही है, वो दोनों में फ़र्क है। कर क्या रही है? ठीक भी इसी के 5 महीने पहले अक्टूबर के महीने में बीजेपी बाहरी दिल्ली से जो सांसद हैं बीजेपी के, प्रवेश वर्मा, वो क्या कह रहे थे कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, मुस्लिम ठेलों से, रेहड़ियों से सब्जियां नहीं खरीदो, उनके दुकानों पे मत जाओ, उनके सैलून में आप बाल की कटिंग नहीं कराओ, उनसे कपड़े नहीं सिलवाओ। ये तमाम चीज़ें तो हो रही थी। कर्नाटक में तो एक तरीके से संगठित तौर पे आंदोलन ही चलाया गया कि मुसलमानों को ना बोलो, अगर मुस्लिम आपके आसपास हैं तो उनसे सामान बिल्कुल नहीं खरीदो, उनको इस रूप में कर दो, उनको उस हाशिए पर ढकेल दो कि वो आपके मोहल्ले छोड़कर चले जाएं। और हुआ भी है। कहीं हलाल मीट का बहिष्कार करो,
कहीं पॉपकॉर्न वो बेच रहे हैं उसका बहिष्कार करो, कहीं साड़ी बेच रहे हैं उनका बहिष्कार को करो, कहीं चूड़ी बेच रहे हैं उसका बहिष्कार करो। थोड़ा-सा आप बजट को समझ लीजिए कि बजट क्या है और किस रूप में कमी की गई है। क्या एक सरकारी तौर पर जो ये बॉयकॉट किया जा रहा है इसके असर कितने खतरनाक होने वाले हैं। एक बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी कोई छोटी आबादी नहीं है, 20 करोड़ की आबादी है। उसके लिए आप अगर सरकारी बॉयकॉट का सहारा ले रहे हैं कि हम बजट ही नहीं देंगे, सर खजाने में तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है, जो खजाने के लिए काम कर रहा है, आप कोई हमारी चिंता बस इतनी सी रहती है कि जो हम चश्मा पहने हैं अभी फतेहपुरी मस्जिद से हमने खरीदा है। जो बहुसंख्यक हिंदू घरों में जो मंदिरों में आरती की जाती है वो बरेली का कपूर है जिसे एक मुसलमान बनाता है। जो साड़ियाँ हिंदू परिवारों में पहनी जाती है, बहुसंख्यक आबादी में पहनी जाती है, वो भी बनारस का मुसलमान बनाता है, मुबारकपुर का मुसलमान बनाता है, आजमगढ़ का मुसलमान बनाता है, मऊ का मुसलमान बनाता है। जो आप घरों में अपने शीशे के सामान रखते हैं, चाहे वो कप, प्लेट, प्याला जो भी आप कह लीजिए, वो सब कौन बना रहा है? फिरोजाबाद का मुसलमान बना रहा है। पीतल की थाली से जिस मंदिर में आप जा रहे हैं पूजा करने वो कौन बना रहा है? मुरादाबाद का मुसलमान बना रहा है। जिस फर्नीचर पे आप सोते हैं, जिस बैट और बल्ले से हमारे और आपके बच्चे जो हैं क्रिकेट खेलते हैं, वो मुसलमान बना रहा है। आप जो ये बैकआउट का फॉर्मूला अपनाए हैं वो कहाँ ले जाएगा हिंदुस्तान को, शायद सत्ता को पता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकआउट का मतलब बहुत अच्छे से पता है। आपको हम बताएं कि 11 मार्च को जब विवेक अग्रवाल की फिल्म कश्मीर फाइल्स रिलीज हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि बैकआउट नहीं कीजिए, और ये भी कहा था जो लोग हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा उठाते हैं वो खामोश क्यों हैं, वो पूरी जमात क्यों बौखलाई हुई थी। बहिष्कार का मतलब सत्ता अच्छे से समझती है, और सत्ता किसका बहिष्कार कर रही है? 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी का। इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि हमें मुस्लिम आबादी से बात करनी चाहिए तो किस आबादी से बात करेंगे? जिसको आप अनपढ़ देखना चाहते हैं उस आबादी से जाकर बात करेंगे? जो स्कूल जा रहा था वो स्कूल जाना बंद कर दे उस आबादी से आप बात करना चाहेंगे? तो ये क्या जो आप बोलते हैं वो एक ढकोसला ही तो है, और ये कोई बजट कट आपने नहीं किया है। ये आपके दिल की इच्छा जो है, जिस स्कूल से आप पढ़ कर आते हैं उसी स्कूल में बताया जाता है कि मुसलमानों का किसी रूप में बहिष्कार करो, चाहे राजनीतिक तौर पे करो, वो हो चुका है। आर्थिक तौर पर कर रहे हैं, सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके लोग सड़क पे भी बहिष्कार कर रहे हैं, और अब संसद के जरिए बहिष्कार हो रहा है, बैकआउट किया जा रहा है। और ये बहिष्कार कोई एक जगह नहीं हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने तो बड़ी साफ है कि मुसलमानों को कहीं पे भी आप हिस्सेदार नहीं बनाना चाह रहे हैं, और मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक हालत को देखते हुए 2006 में जस्टिस सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था कि इनकी आर्थिक हालत और सामाजिक और शैक्षणिक हालत को सुधारने की ज़रूरत है। जिस स्कीम का सत्ता ने बजट कट किया है वो सभी स्कीम मुस्लिम आबादी जो हाशिए पर पसमानदा, जो बोला जाता है कि पसमानदा जो पीछे रह गई आबादी, उसको आगे लाने का प्रयास, उसको आगे लाने का जो प्रयास किया गया था उसके सब बजट को आपने, मतलब आप सोच सकते हैं कि मदरसा में 2.5 करोड़ लोग बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, मदरसा में पढ़ाने के तरीके पे आपका सवाल हो सकता है, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल हो सकता है, लेकिन इससे इनकार कौन कर सकता है कि मदरसा के जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार नागरिक तो बनते हैं। उसका बजट आपने 93% कम कर दिया। मतलब 100 बच्चे अगर जा रहे थे तो मात्र 7 बच्चे को सरकार सपोर्ट करेगी, समर्थन देगी, मतलब सरकार उनको कुछ पैसे देगी। 100 बच्चे में 93 बच्चे तो मदरसे सिस्टम से भी बाहर हो गए। आप कहाँ लाना चाहते हैं?
इतनी बड़ी आबादी को। मतलब 2 करोड़ 25 लाख की आबादी वो एक तुरंत भर में बाहर हो गई। आप मदरसे की जगह कोई और सिस्टम लाते, कोई और स्कूल लाते तो समझ में बात आती बजट कट का। लेकिन आपने तो सीधे सीधे 93% बजट ही खत्म कर दिया मदरसों का। अल्पसंख्यक समुदाय से लगभग 50 लाख बच्चे प्री मैट्रिक का मतलब पहली क्लास से 8वीं क्लास तक का बच्चे स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरते हैं, जिनको सरकार स्कॉलरशिप देती है। अगर पिछले साल को ही आप मानक मान लीजिए, पिछले साल सरकार ने 1425 करोड़ रुपए दिए थे प्री मैट्रिक, एक पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 1000 रुपये की राशि मिलती है। उसको आपने क्या कर दिया, 433 करोड़। मतलब 70 बच्चों को तो आपने पहली क्लास से 8वीं क्लास के बीच ही स्कूल से बाहर कर दिया। मात्र 30 बच्चे ही अब जा पाएंगे, जो आपने 433 करोड़ रुपए इस बार बजट में रखा है कि 2023 से 24 में हम मात्र 433 करोड़ रुपए देंगे। तो 70% बच्चे, मतलब 100 में 70 बच्चे तो इस पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के बीच ही बाहर हो गए। वो मैट्रिक तक कहाँ पहुँच पाएंगे, वो ग्रेजुएशन तक कहाँ पहुँच पाएंगे। और फिर आप कहेंगे कि मुस्लिम आबादी के बच्चे कॉलेज नहीं जाते हैं, हाई स्कूल पास नहीं करते हैं, 10वीं कक्षा पास नहीं करते हैं। जब आप प्राथमिक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में ही आप उनको रोक दे रहे हैं। ये बड़ी सलीके से सरकार कर रही है बाइकआउट। आप 2 साल पहले मदरसों के लिए 174 करोड़ रुपए दिए गए थे, फिर पिछले साल आपने 160 करोड़ कर दिया और इस साल 10 करोड़ कर दिया। मतलब 150 करोड़ आपने खत्म कर दिया। तो मदरसे के बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या एक अनपढ़ भारत हम बनाना चाहते हैं, एक अनपढ़ हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं? मैट्रिक के बाद 10वीं कक्षा के बाद आपने बजट को बढ़ा दिया है। ये कौन नहीं समझ रहा है? बजट आपने क्या बढ़ाया है? 515 करोड़ पिछले साल थे, तो इस साल आपने 1065 करोड़ कर दिया। इसका मतलब क्या है कि बच्चे डायरेक्ट जो हैं वो 11th क्लास में पहुंच जाएंगे बिना मैट्रिक दिए हुए, बिना प्राइमरी स्कूल पढ़े हुए। ये कौन सा बजट है? और किसको आप छलावा दे रहे हैं, किसको बुलावा दे रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल के बजट को खत्म कर दीजिए, पोस्ट मैट्रिक मतलब 11th 12th के बजट को आप बढ़ा दीजिए। ये बजट कभी इस्तेमाल में आएगा ही नहीं। मतलब सत्ता को ये पता है कि ये बजट फिर लौट कर वापिस जाएगा। उसी तरीके से मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, जिसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप को 31,000 रुपये मिलते हैं और सीनियर को 35,000 रुपये मिलते हैं, उसमें भी आपने क्या किया है? 50% आपने बजट कट किया। मसलन अगर 100 बच्चे थे पिछले साल, तो अब 50 ही बच्चे रिसर्च करेंगे। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये मुस्लिम आबादी में जो वो सामाजिक और जो शैक्षणिक आधारभूत ढांचा होता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जाता है। उसका बजट पिछले साल 1650 करोड़ रुपये था, इस साल 600 करोड़ रुपये। 60 से 70% बजट आप खत्म कर दे रहे हैं। कौन सा ढांचा फिर विकसित होगा? न मदरसा में बच्चे जा पाएंगे, जो सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। अगर पिछले साल को ही आंकड़ा हम मान लें, मानक मान लें, तो उसमें तो इतने लोगों को आपने बाहर कर दिया, सरकार से ही बाहर कर दिया। वो कहाँ जाएंगे? हमारी धरोहर, आपको पता है हमारी धरोहर का एक कार्यक्रम चलता था, जिसमें धरोहर को बचाने के लिए 2 करोड़ पिछले साल आपने दिया था। इस साल आपने कितना दिया? 10 लाख रुपए। जो स्किल की ट्रेनिंग ले रहे थे, जो स्किलिंग कर रहे थे, उस्ताद जो प्रोग्राम चल रहा था कार्यक्रम, उसका बजट पिछले साल 2.5 करोड़ रुपया था। आपने उसको कितना कर दिया? 10 लाख रुपए।
कौन ट्रेनिंग देगा? तो ये तो बायकॉट ही है, और क्या है? मुस्लिम औरतों के बीच लीडरशिप प्रोग्राम को चलाया जा रहा था, उसका बजट 2.5 करोड़ था, उसको भी आपने 10 लाख कर दिया। नई मंजिल भी एक कार्यक्रम था, जिसके ज़रिए मुस्लिम आबादी के बच्चों को एक प्रोत्साहन राशि मिलती थी, जो कुछ पढ़ना चाहते थे, कुछ अपने तरीके से रिसर्च करना चाहते थे। उसमें भी आपने क्या किया, 46 करोड़ रुपए मिलते थे, उसको भी आपने 10 लाख कर दिया। जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, प्रशासनिक सेवा में आने का, बहुत लोग बच्चे हैं ऐसे हैं। आप चले जाइए मदरसों के अंदर, आप चले जाइए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को आप छोड़ दीजिए, वहाँ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, राज्य स्तर पे जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी कर रहे थे। उसके लिए सरकार का प्रोग्राम था, सरकार जो बजट देती थी 8 करोड़, वो आपने ख़त्म ही कर दिया। कहाँ से प्रशासन में उनकी दखल अंदाजी होगी? ये जानबूझकर एक बहुत बड़ा एजेंडा जो आप चला रहे हैं कि मुसलमानों को बिल्कुल मुख्य धारा से आप बाहर कर दीजिए। उसी तरीके से बच्चों को बाहर जाने के लिए लोन मिलता था 24 करोड़ रुपए, उसको आपने 21 करोड़ कर दिया। मतलब अगर 100 बच्चे जा रहे थे पिछले साल इस पैसे में, तो इस साल वो कितने जाएंगे? 10 बच्चे इसमें से भी आपने हटा दिए। पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या वृद्धि को लेकर सत्ता और सत्ता से जुड़े नेता क्या क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई हुई है कि जन मुसलमान आबादी में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। उसको लेके सरकार का एक कार्यक्रम था, उसमें 10 करोड़ रुपए मिलते थे कि जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जाए, रोका जाए। उसमें आपने क्या किया, उसमें 6 करोड़। तो क्या जनसंख्या वृद्धि रुक गई है? जब कोरोना आया था, तो जब स्कूल बंद हो गए थे, तो बच्चों के पास पढ़ने के कोई साधन नहीं थे, या जिन जगहों पे स्कूल नहीं है या पढ़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ बच्चे ट्यूशन लेते हैं, कोचिंग जाते हैं। तो उस फ्री कोचिंग के लिए भी सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती थी। वो राशि कितनी थी? 79 करोड़ रुपीज़। उसको आपने घटा के कितना कर दिया? सीधे 30 करोड़। मतलब 55 बच्चे पिछले साल को ही अगर हम ले लें मानक बनाकर, पिछले साल के ही बजट को ले लें, तो 55 बच्चे अभी फ्री कोचिंग नहीं लेंगे। जो बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई से, अपनी मेरिट की बदौलत, अपनी प्रतिभा के बदौलत अलग अलग मैट्रिक के बाद कोर्स कर रहे थे, चाहे वो नर्सिंग का कोर्स हो, कंप्यूटर का कोर्स हो, ग्राफिक्स का कोर्स हो, अलग अलग जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जिनके ज़रिए उनको कमाने और खाने लायक नौकरी मिल जाती है, उसमें सरकार जो सपोर्ट कर रही थी 365 करोड़ रुपये, वहाँ पे आपने क्या किया? 44 करोड़ रुपये कर दिया। मतलब पिछले साल को ही अगर मानक ले लें, तो 100 बच्चे में से 85 बच्चे तो बाहर हो गए। क्या देश को ज़रूरत नहीं है? छोड़िए मुस्लिम हिंदू आबाद, देश को ज़रूरत नहीं है? जो बाग बगीचे हैं उसमें ये प्रोफेशनल कोर्स करके जाते हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं। आजमगढ़ में आप चले जाइए, जमातुल फलाह का वहाँ पे अस्पताल है। कोविड के ज़माने में उनको अनुभव हुआ कि हमें पेशेवर कुछ बच्चों को तैयार करना है नर्सिंग का कोर्स कराकर, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो वो तो खत्म हो गया जब आप बजट का सपोर्ट ही बंद कर दिए। और हम ये कब बात कर रहे हैं? हम ये तब बात कर रहे हैं पिछले कोविड से अभी तक जो स्थितियाँ बनी हैं, खासकर राम मंदिर के फैसला आने के बाद जो देश के हालात बने हैं हिंदू मुस्लिम के तौर पर, उसमें अगर एक गैर मुस्लिम को अगर 10,000 की नौकरी मिल रही है, वहीं मुस्लिम आबादी से जो जुड़े हैं, अगर वो मुसलमान शख्स है, तो वो जब वो नौकरी करने जाएगा तो उसको 7,000 मिलेगा।
ऑक्सफैम इंडिया ने रिपोर्ट जारी की थी, 30 से 40% प्राइवेट सेक्टर में भी मुसलमानों को कम वेतन दिया जाता है गैर मुस्लिमों के अनुपात में। तो जब प्राइवेट सेक्टर में भी ये असमानता है, भेदभाव है, सरकार से जुड़ी पार्टी और सरकार से जुड़े संगठन जब सड़क पे कह रहे हैं कि इनका आर्थिक बायकॉट करो, और अब सरकार भी कह रही है कि इनका आर्थिक कट करो यानी बायकॉट करो, तो आप क्यों नहीं साफ साफ बता दीजिए, मुस्लिम आबादी को बता दीजिए कि हिंदुस्तान के खजाने पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, इस बुलावे भटकावे में नहीं रहे। वैसे भी आप प्राइवेट बैंक में चले जाइए, सरकारी बैंक में चले जाइए, मुसलमानों को कोई कर्ज नहीं देता है। कोई दाढ़ी वाला टोपी वाला मुसलमान अपने पैसे निकालने वहाँ जाता है तो उसको शक की नज़र से देखा जाता है कि ये पैसे कहाँ के हैं। कोई मुसलमान सरकारी बैंक से कर्ज नहीं ले रहा है, सब अपने अपने तौर पर, अपने समाज के तौर पर, जहाँ वो रह रहे हैं वहीं से आसपास उनका कारोबार चल रहा है। आप उनको शिक्षा में भी, तालीम के स्तर पर भी आप उनको ख़त्म करेंगे। बजट कट एक चीज़ है, मदरसों की निगरानी सर्वे के जरिए आप मदरसों को ख़त्म करना चाहते हैं, आर्थिक बहिष्कार करना चाहते हैं, शैक्षणिक बहिष्कार करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं साफ साफ कह देते कि हमें मुसलमानों का बायकॉट करना है। खुद प्रधानमंत्री कह दे, कम से कम मुस्लिम आबादी को इस बात का भ्रम तो नहीं रहेगा, या दूसरी भी आबादी का। जब आप शैक्षणिक बायकॉट कर रहे हैं, आर्थिक तौर पे बायकॉट कर रहे हैं इस आबादी का, तो आपको देश को भी ये भी बता देना चाहिए, सत्ता को, या देश को क्यों नहीं बताती सत्ता, यह भी बता दे कि अडानी के शेयर मुसलमान नहीं खरीदे, अंबानी के शेयर मुसलमान नहीं खरीदे, टाटा की गाड़ी मुसलमान नहीं खरीदे, यह भी तो बताना चाहिए। क्या पता हमारे देश के जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके बेटे हैं विवेक डोभाल, वो ब्रिटिश नागरिक हैं, और जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहे हैं उस कंपनी में 90% हिस्सेदारी एक मुसलमान की ही तो है, वहाँ पे भी आप बहिष्कार कर दीजिए। आप मुसलमानों को यह भी बता दीजिए कि वो अडानी का शेयर नहीं खरीदे। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जब बजट पेश कर रही थी तो बजट कट करते हुए ये घोषणा कर दी थी कि हम मुस्लिम आबादी का बायकॉट कर रहे हैं, और फिर देश को ये भी बताती कि आप बिल्कुल उनका बहिष्कार कीजिए जो पान की दुकान पे सब्जी बेचते हुए जो मुसलमान सरीखा दिख रहा है, दाढ़ी टोपी लगाए। आखिर सरकार का यह बायकॉट कहाँ जाकर रुकेगा? आप कहाँ बायकॉट करेंगे मुसलमानों को, कहाँ कहाँ बायकॉट करेंगे? क्या देश के लोगों को पता होना है? जब मुसलमानों का बहिष्कार कर रहे हैं तो मुसलमानों के दिए हुए कपड़ों का भी बहिष्कार करना चाहिए। अगर आप इतिहास पढ़िए तो आपको पता चलेगा, सिले हुए कपड़े पहनने की हमारे यहाँ रिवायत नहीं थी। हिंदू परंपरा में सिलना कटना शामिल नहीं था। हिंदू परंपरा में तो सिर्फ अंगवस्त्र और धोती पहना जाता था। तो क्या हिंदुस्तान के लोग धोती पहनना शुरू कर दें? आप बहुत सारी सब्जियां और फल भी आपको खाना छोड़ना पड़ेगा, सेब अंगूर सब आपको छोड़ने पड़ेंगे। आपकी रसोई की जितनी खुशबू है ना, वो सब आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। कंदमूल खाने का आप अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। बाबा रामदेव तो वही स्वदेशी मॉडल समझा रहे हैं लोगों को। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि सरकार ने जो बायकॉट की पॉलिसी अपनाई है, नीति अपनाई है मुस्लिम आबादी की, उनके बच्चों को आप तालीम से रोक रहे हैं। जाहिर सी बात है बायकॉट हमें कहीं नहीं ले जाएगा, सिर्फ उस वैदिक युग में ले जाएगा जिसको हम जीना नहीं जानते, जिसको सिर्फ रामायण और पुराणों में पढ़ना जानते हैं। अगर उसको जीना आप जिस दिन सीख लेंगे तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।